दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज जो है वो संडे है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए एक मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तो इसको पूरा जरूर से देखिएगा और आप लोगों का स्कोर जो है वो क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है ये अरिहंत पब्लिकेशन में से होने वाला है क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन जिसमें आपको एक एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है यानी कि समरूपता का, और हमने जो लास्ट चैप्टर किया था वही आपका एनालॉजी का क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर जो है पता होगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने टेलीग्राम क्विज में भी करवाया था, तो आप लोग जो है अगर टेलीग्राम क्विज को अटेंड करते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। और काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कार का संबंध गैरेज के साथ में हो, ठीक है, तो उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध किसके साथ में होगा। क्वेश्चन मार्क जो है किसको रिप्लेस करेगा ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। देखिए जिस प्रकार कार को जो है गैरेज में रखा जाता है उसी प्रकार हवाई जहाज यानी कि एयरप्लेन जो होता है इसको हैंगर में रखा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी हैंगर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि दिए हुए शब्दों को तार्किक क्रम यानी कि लॉजिकल ऑर्डर में संयोजित कीजिए। यानी कि जो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको अरेंज करना है आपको लॉजिकल ऑर्डर में। तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कैप्टन, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, रियर एडमिरल या फिर कमोडोर, ठीक है। तो इन वर्ड्स को पढ़ करके आप लोगों को एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ये जो रैंक्स दी हुई है ये आपके इंडियन नेवी की रैंक्स है यानी कि नेवल रैंक्स है, ठीक है। तो इन नेवल रैंक्स को आपको जो है क्रम में सजाना है यानी कि लॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है, तार्किक क्रम में संयोजित करना है। तो देखिए हम लोग जब देखते हैं तो आपकी जो नेवल रैंक्स होती है उसमें सबसे पहले आपको जब इनको तार्किक क्रम में सजाना है तो इनका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है। उसके बाद में आएगा कमांडर, ठीक है, नीचे से शुरू करेंगे हम लोग। उसके बाद में आता है कैप्टन, ठीक है। सबसे पहले आता है लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद में आता है कमांडर, फिर आता है कैप्टन और उसके बाद में आते हैं आपके कमोडोर और फिर आता है रियर एडमिरल, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपके इंडियन नेवी की रैंक्स होती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 5 नंबर और फिर 4 नंबर, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो आपकी होने वाली है रियर एडमिरल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा एनालॉजी से वो आपका थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, तो आप लोग उसको जो है ध्यान से कीजिएगा। इसमें जो है किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि यदि 7 का संबंध हो 56 के साथ में तो 5 का संबंध किसके साथ में होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, ठीक है। और आप लोग जो है भाई खुद से भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। तो एक बार जैसे भी आपको क्वेश्चन आए आगे स्क्रीन पे तो आप लोग जो इसको पॉज कीजिए, फिर खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपका हो जाए तो आप लोग उसको अपने स्कोर में ऐड कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है, क्योंकि इसी प्रकार से जो है आपकी प्रैक्टिस सेट लगेंगे, ठीक है। और हर संडे जो है मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पूरा एक प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए भाई 7 का संबंध 56 के साथ में किस प्रकार हुआ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 49, ठीक है। और उसी के साथ में अगर मैं 7 को ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 56। तो ठीक इसी प्रकार मैं 5 के साथ में करूँगा तो 5 का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 25 और प्लस में 5 ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 30। तो 30 देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि भारहीनता होती है। तो भारहीनता क्या होती है भाई, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि निर्वात की स्थिति में, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारहीनता जो होती है वो होती है आपके गुरुत्वाकर्षण की जो शून्य स्थिति होती है उसको भारहीनता कहा जाता है,
ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि आपको भारहीनता से ही दिया गया है, तो इसमें बोला गया है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती को जलाने पर उसका आकार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पीछे बात की कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ठीक है, भारहीनता कहलाती है। तो अब देखिए, भारहीनता की अवस्था में जब एक मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसकी जो ज्वाला होगी, ठीक है, तो उसकी जो फ्लेम होगी, कैंडल की फ्लेम, उसका आकार जो होगा वो आपके गोलाकार हो जाएगा, ठीक है, गोलाकार। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलाकार। इस टाइप का कंडीशनल क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत में उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा घटक जो है उत्पादन का वो प्रचुर मात्रा में भारत में है, ठीक है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, मशीन्स यानी कि मशीनें, श्रमिक यानी कि लेबर्स, पूंजी यानी कि कैपिटल, या फिर उद्यम, ठीक है। तो इनमें से जो है भाई कौन सा जो है भारत में एक सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई, भारत में जो है वो एक उत्पादन का सबसे बड़ा घटक जो है प्रचुर मात्रा में वो श्रमिक है, यानी कि लेबर वर्ग। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर भी इसका पता होगा। देखिए, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉन डाल्टन, एल्फ्रेड नोबल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, या फिर आइजक न्यूटन। तो देखिए, डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार जो है वो एल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी की तरफ से 2 नए बैचेस को स्टार्ट किया गया है, जिनका नाम है कमांडो एनडीए और मिशन एयरफोर्स नेवी। तो भाई, अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम या फिर नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है इन बैचेस के लिए इनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे बैचेस हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और इसमें जो है आपका कंप्लीट पेपर पैटर्न और सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आप लोग इनके लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हो। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। तो आपको जो है सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में आप लोगों को सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को एक चूज कोर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को डिफेंस की कैटेगरी में चूज करना है एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को एक गेट सब्सक्रिप्शन का बटन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को जो है सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज करना है और सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों, रेफरल कोड में आप लोग डिफेंस पॉइंट डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो रेफरल कोड में आप लोगों को पुट करना है डिफेंस पॉइंट। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इन कोर्स को परचेज कर सकते हो। काफ़ी शानदार कोर्सेस हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस सेट्स, लाइव वीडियो क्लासेस और इसके अलावा आपको जो है नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें दिया गया है कि मानव अधिकार दिवस कौन से दिवस पर मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। तो देखिए, मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को जो है वो ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से दिया गया है, रीजनिंग के, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइगर शब्द को जो है लिखा जाता है SHFDQ से, ठीक है। तो उसी कूट लैंग्वेज में यानी कि उसी जो है सर्टेन कोड लैंग्वेज में हॉर्स शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो भाई, कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके एग्जाम में 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और देखा गया था कि हर शिफ्ट में जो है इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ड दिया गया है टाइगर, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है SHFDQ से, ठीक है। तो ये किस प्रकार हुआ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं टाइगर सबसे पहले। तो टाइगर यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखिए, हमें बोला गया है कि इसको लिखा जाता है SHFDQ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ रखा है तो देखिए,
अगर मैं टी से एस में जाऊँ तो यहाँ पे -1 अल्फ़ाबेट कम होगा, ठीक है। और उसी प्रकार आई से एच में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे -1 होगा, फिर यहाँ पे -1, इसी प्रकार। यानी कि आपको ये जो है समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो है 1 अल्फ़ाबेट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार भाई हम हॉर्स के साथ में करेंगे, जिससे कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हॉर्स, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया हॉर्स। और अब देखिए हमें यहाँ पे -1 अल्फ़ाबेट करना है, तो यहाँ पे जो है देखिए एच, ठीक है। एच जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है 8 नंबर पे, ठीक है। तो 7 नंबर पे आएगा जी, तो यहाँ पे आपको लिखना है जी, बिल्कुल सही बात है। ओ देखिए आपके आता है अल्फ़ाबेट्स में 15 नंबर पे, तो हमारा ये हो जाएगा एन, ठीक है, क्योंकि 14 पे आता है एन। उसके बाद में आर का हो जाएगा, नीचे एक जाएंगे तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एस से एक पहले यानी कि आर, ठीक है। और ई जो कि आपके 5 नंबर पे आता है, तो इससे पहले आ जाएगा डी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा GNQRD, ठीक है। तो GNQRD जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GNQRD, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 20 ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाएं, ठीक है। और बाकी क्लासेस तो आपकी जैसे रेगुलर चल रही है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, वैसे ही चलती रहेगी। हमने जो है सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, चाहे वो आपकी मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो या साइंस हो, ठीक है। तो आप लोग जो है भाई उन क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, उनको देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि एक जेट इंजन, ठीक है, जेट इंजन जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। जेट इंजन विच प्रिंसिपल, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है ये आपको बताना है। तो देखिए भाई एक जेट इंजन जो होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण, ठीक है, यानी कि लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन, इसके सिद्धांत पर काम करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक संवेग संरक्षण, ठीक है। जेट इंजन का यहाँ पे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक संवेग संरक्षण, यानी कि लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमारा जो भारत का संविधान है उसमें कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा या फिर मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए मान्यता प्राप्त भाषाओं की अगर बात की जाए तो इनको रखा गया है 8वीं अनुसूची में, यानी कि 8th शेड्यूल, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8th शेड्यूल, ठीक है, यानी कि 8वीं अनुसूची। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में जो है हर बार पूछा जाता है। आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, और आपके डिफेंस के एग्जाम में भी जो है काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहा जाता है, ठीक है। लोलक क्या होता है, पेंडुलम, ठीक है। तो देखिए पेंडुलम द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसे कहा जाता है आवर्तकाल, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्तकाल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको इंग्लिश से दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज, आउट ऑफ विच वन ओनली वन इज करेक्ट, सो चूज करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि आपको जो है नीचे ऑप्शंस में 4 स्पेलिंग दी गई है, लेकिन उनमें से जो है एक सही है बाकी गलत है। तो आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग जो है वो कौन सी है। तो देखिए भाई आपको वर्ड दिया गया है स्पॉन्सर, ठीक है। तो अब देखिए स्पॉन्सर की जो मीनिंग कौन सी सही होगी ये आपको यहाँ पे चूज करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एक देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए स्पॉन्सर, आई होप आप लोगों को पता होगा कि स्पॉन्सर को जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो स्पॉन्सर की करेक्ट मीनिंग जो होगी वो आपके हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, SPONSOR, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि थ्रो ए स्टोन डैश द फर्स्ट कैट, ठीक है। तो देखिए भाई इसमें क्या आएगा, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अबव, ऑन, एट या फिर फॉरवर्ड, ठीक है। तो थ्रो ए स्टोन, अब देखिए 8 आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन जो आएगा वो आएगा 8, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये बताने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 8 क्यों आएगा, क्योंकि आई होप आप लोगों ने जो है प्रीपोजिशन में पढ़ रखा है और ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन सा जिम्मेदार है। ठीक है, तो नदी में जो पानी का बहाव होता है उसके लिए कौन सा बल जो होता है वो जिम्मेदार होता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर चुंबकीय बल। ठीक है, तो देखिए भाई, नदी में जो पानी का बहाव होता है उसके लिए एक बल जिम्मेदार होता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल। ठीक है, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको मैथ से दिया गया है और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो क्रमशः दिया गया है आपको 6:5, यानी कि द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6:5 एंड द पेरीमीटर आपको दे रखा है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का 132 मीटर, यानी कि आयताकार क्षेत्र का परिमाप जो है वो आपको दिया गया है 132 मीटर और आपसे ये पूछा गया है कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो मीटर में कितनी होगी, ये आपको बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और लास्ट टाइम जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा जो ये आयताकार क्षेत्र है यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड जो है इसकी लंबाई जो है वो मैं मानता हूँ 6x। ठीक है, तो लेंथ को मैंने मान लिया 6x और मीटर में हमें दे रखा है तो मीटर में तो है ही। ठीक है, और चौड़ाई को जो है वो मैं मान लेता हूँ 5x। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सभी जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आयताकार क्षेत्र का परिमाप, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे 132 मीटर, लेकिन एक फॉर्मूला होता है कि आयताकार क्षेत्र का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो देखिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे और x की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 इंटू लंबाई को मैंने माना 6x प्लस चौड़ाई जो है वो मैंने मानी 5x। ठीक है, तो ये हो गया 11x इंटू 2। ठीक है, यानी कि 22x मीटर ये मुझे मिल गया। ठीक है, 22x। और अब देखिए ये जो 22x मीटर है ये किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा 132 मीटर के। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि आयताकार क्षेत्र का परिमाप है 132 मीटर, तो ये मैं लिखूंगा 132 और इधर मैं लिख दूंगा 22x। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से इजीली आ जाएगी, ये 6 बार में सीधा कट जाएगा, तो x बराबर हो गया 6। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है। अब जो है हमें क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि जो आपकी चौड़ाई है वो मीटर में क्या होगी। ठीक है, तो चौड़ाई को मैंने माना था 5x। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं पुट कर लूँगा और मैं जो है चौड़ाई निकाल लूँगा। तो मैंने माना था यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे मैं 5 इंटू एक्स की वैल्यू रिप्लेस करूँगा 6 के साथ में, तो मुझे मिल जाएगा 30। ठीक है, और ये जो है मीटर में आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। ठीक है, अगर आपसे लंबाई पूछा जाता तो हम लोग लंबाई के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू जो 6 है उसको हम 6x के साथ में रिप्लेस कर देते, क्योंकि वो लंबाई हमने 6x मानी थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसमें जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग जो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इसके अलावा टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको नाव की धारा वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक नाव की गति, ठीक है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्रमशः 16, ठीक है, 16 और 10, 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव की गति जो है वो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों आपको दी गई है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे ये पूछा गया है कि धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में आता है और लास्ट टाइम देखा गया था कि इस चैप्टर में से जो आपका क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन पूछा जा रहा था इस टाइप का क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है कि धारा के अनुकूल गति जो है वो हमें दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के अनुकूल गति। उसके अलावा प्रतिकूल गति का भी हमें दे रखा है कि धारा के प्रतिकूल गति जो है वो आपके दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए भाई एक फॉर्मूला होता है कि धारा की गति के बराबर, धारा की गति का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे अनुकूल गति,
ठीक है, ये मैं आपको ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अनुकूल गति माइनस प्रतिकूल गति होता है, ठीक है, आप लोगों को ये शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो अनुकूल गति माइनस प्रतिकूल गति होता है। तो इस फॉर्मूले में जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। हमें यही तो पूछा गया है कि धारा की गति, तो धारा की गति का एक सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा अनुकूल गति माइनस प्रतिकूल गति, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए 1/2 तो सेम रह जाएगा, ठीक है, फिर इंटू आएगा। अब देखिए अनुकूल गति आपको कितनी दे रखी है, तो अनुकूल गति आपको दी गई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, माइनस होगा उसके बाद में हमें प्रतिकूल गति दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको इजीली जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 1/2 गुणे 6, ठीक है, यानी कि ये 3 बार में कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके लिए भाई आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि हमें दिया गया है कि यदि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 40 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि रेलगाड़ी की गति जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर लंबाई दे रखी है 200 मीटर और समय दिया है खंबे को पार करने का 40 सेकंड, ठीक है। तो इजीली हम निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटा समय के फॉर्मूले से जो है इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 200 मीटर में दे रखी है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है मीटर में और किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो आप लोग जो है भाई इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए हमें लंबाई दे रखी है 200 मीटर, फिर बोला गया है कि खंबे को पार करने में जो समय लगता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है 40 सेकेंड, ठीक है। तो ईजिली हम निकाल सकते हैं रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी हमें यहाँ पर क्या दी गई है 200 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 200 लिख लेता हूँ। और उसके बाद में समय हमें जो है सेकंड में दिया गया है, तो सेकंड में दिया गया है तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 400, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे मैं 40 लिखूँगा ना, 40 सेकंड हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमें मिल जाएगा 5, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड। आपको ये याद रखना है मीटर प्रति सेकंड है ये, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 200 मीटर में दे रखा है और ये हमें जो है समय भी सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 40 सेकंड दिया हुआ था और दूरी जो है हमें यहाँ पे 200 दी हुई थी, तो इसको मैंने कट कर लिया, तो ये मिल गया मुझे 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। अब देखिए भाई किलोमीटर प्रति घंटा में रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को हम लोग करते हैं 18/5 से इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं जो है 18/5 से इसको इंटू कर दूंगा, जिससे कि ये मेरा मीटर प्रति सेकंड जो है वो चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे आंसर मिल गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि खंबे को पार करने में समय लेती है 40 सेकंड, ठीक है। तो हमने चाल के फॉर्मूले से निकाल लिया। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 200 जो है आ गई मेरी दूरी, जो कि हमें मीटर में दी हुई थी, और समय हमारा 40 सेकंड था, तो इससे मुझे मिल गया 5 मीटर प्रति सेकंड। और फिर हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो मीटर प्रति सेकंड से जो है हमने किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से इंटू किया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और हमें 18 मिल गया। बहुत ही ईजी तरीका था, समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है एक वर्ड मोडेस्ट, ठीक है। अब जो है आप लोगों को यहाँ मोडेस्ट वर्ड के लिए सिनोनियम को चूज करना है, क्योंकि आगे यहाँ पे बोला गया आपको चूज सिनोनियम, ठीक है। तो देखिए भाई सबसे पहले आप लोग जो है मोडेस्ट का मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि आपको जैसे मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप लोग इसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो देखिए मोडेस्ट जो होता है इसका मीनिंग होता है मामूली, ठीक है। तो मामूली के लिए जो है आपको सिनोनियम यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं मोलेस्ट, हस्टल, हम्बल या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए मोलेस्ट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है आपका छेड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को छेड़ना, उसको बोलते हैं मोलेस्ट। अब देखिए दूसरा वर्ड जो आपको दिया गया है हस्टल, तो ये मैंने आपको पीछे भी करवाया था, आई होप आप लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा वर्ड जो आपको दिया गया है हम्बल, ठीक है। अब देखिए भाई ये जो हम्बल होता है इसका भी मीनिंग होता है मामूली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
हम्बल। ठीक है, तो सिनोनियम हो जाएगा मॉडेस्ट के लिए हम्बल। ठीक, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है। इसमें आपको एंटोनियम चूज करना है और वर्ड आपको दिया गया है ओबियस। ठीक है, ओबियस का मतलब होता है जाहिर। ठीक है, जो कि चीज़ कोई जो जाहिर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ओबियस। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आपको ऑप्शंस में दिया गया है एविडेंट, एपरेंट, लेटेंट या फिर ऑब्सक्योर। ठीक है, तो देखिए भाई इसके लिए जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्सक्योर। ठीक है, क्योंकि ये जो बाकी होंगे ये आपका इसके सिनोनियम हो जाएंगे। ठीक है, तो एंटोनियम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्सक्योर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को ये जो हमारा छोटा सा प्रैक्टिस सेट था काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, जिससे कि क्या नहीं, आप लोग एक लाइक कर दिया करो जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे और आगे जो है नए नए वीडियोज़ बनाने की हम लोग भी ट्राई करते रहें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।